दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनना अच्छा लगता है और आप अपने डर को काबू कर सकते हैं तो ये कहानियां आपके लिए हैं। आइए पहली कहानी की शुरुआत करते हैं। दादा ठाकुर की शैतानी हवेली। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उससे कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी। मिताली, अरे ओ मिताली, जल्दी से उठो। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में बड़बड़ाते हुए उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकंड हैंड कार ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल से दूर कहीं भेड़ियों के रोने की आवाज आने लगी। वो भेड़ियों की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे और उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उसी रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे को खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त के फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वही आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह गए कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपर की मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक और फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पे लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखते ही उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब
उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनके मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे वह तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों में वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजे खोलकर बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत के अंधेरे की चादर ने सब कुछ ढक दिया। चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथ से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने देखा। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के झूलने लगा। अब भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिकी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरों की सांसों की आवाज़ आ रही थी और अब अंधेरे में उन्हें कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टांग दी गई और दादा ठाकुर झूले पे बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, कब्रिस्तान के पिशाच। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त पूरी तरह सुनसान था, इतनी की हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए ऑर्किड के फूल रॉबर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था, जिसे वह बार बार आंख पे लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़े होकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतज़ार कर रहा था कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। निखिल ने सोचा कि कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो। उसने जवाब दिया कि इस हरे रंग के कांच के टुकड़े से मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम त्रिशा बताया। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची त्रिशा की तरफ गया, तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी।
तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल आपके पीछे कोई है। निखिल पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि तृषा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, तृषा बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त तृषा बोली, अंकल आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। निखिल बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लाया तब दहशत से उसकी आंखें फट पड़ी, क्योंकि उस कांच में जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा था तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वह बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेर के खड़े थे और तृषा की जगह एक छोटा पिशाच दिख रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ अपने नोकीले दांत उसने निखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर का खून खत्म हुआ तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिरा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर, प्रेत आत्मा का साया। गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए 2 नौजवान विराट और रवि कॉलेज कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसों में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का प्यून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आके बैठ गया और बोला, देखो तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। प्यून बोला, ठीक है तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का भी दावा किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। रवि बोला, चलो हमें अभी वहाँ पर ले चलो। प्यून उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतिया घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लड़की के मकान में रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे ही नशे में था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर में उन्होंने घर से लाया हुआ अपना अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थी। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसों में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले ही दिन वह दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। विराट और रवि बीच में एक बेड को खाली छोड़कर सोए थे। रात के ठीक 12 बजे रवि नींद से अचानक हड़बड़ा कर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा कि नींद में ही किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की थी। उसके बाद विराट की भी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट लगाकर देखा
तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था, उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नज़दीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था, तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन उसने जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उस बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आके लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी, कलेजा मानो फटकर बाहर निकलने ही वाला था। उसका डर बढ़ा नहीं, इसीलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड के बिना नीचे उतरे आसपास देख ही लिया। बाद में वह आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया था। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से रवि आधी नींद में उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा, तब उसे विराट जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम की ज़मीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से विराट की घिकी बैठ गई, इसलिए वह बोल ही नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारे करके वो रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पांव से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की ओर भागने लगा। पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था, उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे के बगल में था। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। क्या आपको भी चाहिए कम किराए वाला बड़ा घर जहां भूत प्रेत रहने की अफवाहें हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। तांत्रिक का शैतानी खेल। पीयूष जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कोई भी कमी ना रहे, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसके साथ एक और चीज़ भी मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला, उसका तबादला देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नत करके और वादे करके अपने बेटे पीयूष को न्यू जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुँचे। देवगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहाँ भागने लगा, क्योंकि वहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था, जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी शाम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क उनके बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने शाम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह सुनकर शिव के मुंह से वह निकल ही गया जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ उस पार्क बनाने वाले अफसर का? तभी अचानक पीयूष का पैर फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा, जैसे किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था
कि शिव ने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पे लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी कि शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा के लाऊं। कोई खरगोश या हिरन दिख जाएगा तो खुश हो जाएगा बच्चा। इस तरह उसने पीयूष को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने वह सवाल पूछ ही लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े साहब उस बात को क्यों टाल रहे थे? श्याम ने कहा, कुछ ठीक से पता नहीं। इस बात पर शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस बाग बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र की सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबें का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमयी और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबा मारा। उसके बाद अपने दोनों बेटों के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी लगा ली। ये सब उसने मध्य रात्रि के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका पेट चीर कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश पूल पे सफ़ेद होकर तैर रही थी। उसके नज़दीक ही उसके बेटों के काटे हुए हाथ, पैर और सर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने यह डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी। पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे ही दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज़ देकर भागा कि वह हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में से पकड़ा। अब वह सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उस पर उपचार चल रहा है। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक एक की बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया है कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है। और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिए। शिव ने कहा, श्याम, किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा? और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी। उसने मन ही मन तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेजना ठीक रहेगा और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नर्क में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई करने के लिए आते थे, वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फ़ोन करके मदद मांग ही लूँ।
वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज़ गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा था, उसे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त ज़ाया नहीं किया। वह तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड में नहीं था। शिव उसे आवाज़ देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुनकर श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो कुछ देखा उसे सब बता दिया। फिर दोनों मिलकर पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। दोनों घर से बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वह जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसकी बगल में अपनी टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फ़ोन करके कुछ देर बात कर ली। फ़ोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास पीयूष को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने तक सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देखकर उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी शाम भी रुका था। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने शाम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ कर रखा, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाली गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों में फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम जॉन डिसूजा को उसकी कब्र में ही जला रहे थे और कुछ ही समय के बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिससे जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा अपनी सिर्फ भूख मिटाने आती थी, जो किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपने कब्र में से जिंदा होकर हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये माया जाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। शाम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताबों का भंडार है। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें एक काले जादू से अमर होने वाली किताब थी और उस पर नाम लिखा था जॉन डिसूजा। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। प्रेत आत्मा का बदला। रात के 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने वह उठाया। सामने से उसे उसके फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज़ आई। वह काफ़ी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज़ बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस 1 दिन पहले ही उसे विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाली थी। उस फ़ोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फ़ोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड कहीं नहीं दिखा।
पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्सों को देखो, तब तक मैं गोदाम में चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां राहुल जमीन में शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, पर शरीर से कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम के एक कोने में बैठ के रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस के आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया। पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वह जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस निरीक्षक का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई है। और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी में एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम मुझे भूल गए? फिर शशिकांत की जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति तुम, और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति ने अपनी कहानी बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री का एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने यह खोल के देखा तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वो वहीं छुप गए तो वहाँ तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने ये बात मुझे फ़ोन पे बता दी थी और जब मैं पुलिस को लेकर वहाँ पहुँची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहाँ मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको ख़त्म करके बदला पूरा कर लिया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती कभी सुधार नहीं सकता, पर हमारी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथालय से विशाल को गोद ले लिया। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर, चुड़ैल का इंतकाम। त्रिशा एक सुंदर लड़की थी। वह तेजपुर गांव में अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। त्रिशा माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। हर खूबसूरत लड़की की तरह त्रिशा का भी एक अपना सपना था, शादी करके परिवार बनाना और एक खुशहाल जिंदगी जीना। त्रिशा के माता पिता ने उसकी शादी पड़ोस के गांव के मिथिलेश नामक एक अनाथ लड़के से तय कर दी थी।
त्रिशा ने भी अपने माता पिता का मान रखते हुए उस शादी के लिए हाँ कर दी थी। कुछ ही दिनों में मिथिलेश और त्रिशा एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन तेजपुर के गांव के सरपंच और उसके भाई बलवंत को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि सरपंच चाहता था कि त्रिशा की शादी उसके भाई के साथ हो, किसी बाहर गांव वालों के साथ शादी के वह खिलाफ था। सरपंच ने बहुत बार त्रिशा के पिता से भी बात की थी, पर वह इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी ज़्यादा प्यारी थी। त्रिशा और मिथिलेश की शादी में बस 1 महीना बाकी था। फिर उस कपटी सरपंच ने एक घिनौनी चाल चली। एक रात त्रिशा और मिथिलेश त्रिशा के मामा के घर से एक जलसा करके लौट रहे थे। सरपंच उन पर बहुत दिनों से नज़र रखे हुए था, बस एक मौके की तलाश में था, और वह उसे उस रात मिल गया। घर आने के लिए त्रिशा और मिथिलेश ने जंगल वाला छोटा रास्ता लिया था। वहाँ सरपंच, बलवंत और उसका मुनीम बिरजू तीनों जंगल की घनी झाड़ियों में किसी भेड़िए की तरह घात लगाकर बैठे थे। जब वह प्रेमी जोड़ा हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे में गुम होकर पूरी दुनिया को भुलाकर जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तब सरपंच और उसके भाई ने पीछे से आकर बड़े पत्थरों से दोनों के सर पर इतनी नफरत से वार किया कि वह दोनों बिना चीख के ही बेहोश हो गए। बिरजू ने मिथिलेश को ठिकाने लगा दिया, और तब तक सरपंच और बलवंत ने त्रिशा के साथ वह कर दिया जिस अपराध से पूरे समाज को नफरत है। अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए उन्होंने त्रिशा का गला घोंटकर उसे कुएं में फेंक दिया। अगले दिन त्रिशा के माँ बाबा और गांव वाले मिथिलेश और त्रिशा को ढूंढने लगे, तो उन दोनों की लाशें मिली। पूरे गांव में शोक का माहौल था। त्रिशा के माँ बाप भी बेटी के जाने के बाद कुछ दिनों में गांव छोड़कर चले गए। पर त्रिशा, कहते हैं ना, एक लड़की की पवित्र रूह का चुड़ैल बनने का कारण उसकी अधूरी इच्छा होती है। इसलिए त्रिशा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। नियति कहो या बुरी किस्मत, एक रात शाम सरपंच, बलवंत और बिरजू तीनों शहर से किसी शराब खाने से लौट रहे थे, और उन्होंने भी जंगल का वही छोटा रास्ता चुना। उस वक्त बलवंत नशे में नहीं था, इसलिए वह जीप चला रहा था, और वह ठीक उसी जगह जंगल के बीचों बीच धक्के खाकर खराब हुई जहां उन्होंने त्रिशा और मिथिलेश को मारा था। दिन ढलने में कुछ ही समय बाकी था। बलवंत ने जीप से उतरकर बोनट खोल के चेक किया। पता चला कि जीप में पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था, और उनके पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं था। जब यह बात बलवंत ने उसके भाई सरपंच को बताई, तब उसने नशे की हालत में बलवंत को गालियां दी और उसे पास के कुएं से पानी लाने का आदेश दे दिया। जीप के पीछे की सीट पर बिरजू भी नशे की हालत में सोया था। अब अकेले ही उसे जंगल के कुएं पर जाना था। बलवंत मरता क्या ना करता, उसने गाड़ी में से पानी की बड़ी सी बोतल ली और अकेले ही कुएं की तरफ चल दिया। जब वह कुएं के नज़दीक पहुंचा, तब उसे वह सब याद आने लगा, कैसे उन्होंने त्रिशा की हत्या की थी और उसी कुएं में उसकी लाश फेंकी थी। बलवंत ने खुद को होश में लाया और कुएं के आसपास पानी निकालने के लिए रस्सी ढूंढने लगा, पर उसे वह नहीं मिली। अब बलवंत को कुएं में उतरने की नौबत आ गई थी, इसलिए वह मन ही मन डर भी रहा था, क्योंकि सूरज पूरी तरह ढलने में बस कुछ ही पल बाकी थे। इसलिए बलवंत भागते भागते जीप के पास गया और जीप से लालटेन और एक छोटी सी टॉर्च लेके बलवंत को बिरजू कुछ कुछ होश में लग रहा था, इसलिए उसने उसे भी साथ में ले लिया। फिर दोनों मिलकर कुएं के पास आ गए। तब तक सूरज पूरी तरह ढल चुका था और अंधेरे ने मौत की चादर से जंगल को ढक लिया था। बलवंत ने बिरजू को लालटेन जलाकर दी और कुएं के पास खड़ा किया। कुएं को देखकर बिरजू भी डर गया था। उसे भी अपने किए हुए पाप याद आने लगे थे। बलवंत टॉर्च लेकर कुछ ही सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब वह कुएं के ठीक बीच में पहुंचा, तब बलवंत को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके साथ साथ ही पीछे से कोई नीचे उतर रहा है। बलवंत ने टॉर्च की रोशनी में पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने एक बार बिरजू का आवाज दी और उसका जवाब आने के बाद बलवंत फिर से नीचे उतरने लगा, और जब वह आखिरी और सबसे बड़ी सीढ़ी पर जाकर खड़ा हुआ, तभी अचानक बिरजू की दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख की कर्कश आवाज से कुएं के अंदर खड़ा बलवंत सिहर उठा और कुएं की दीवार से चिपक के खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर जाऊं या नहीं। तभी तेजी से अचानक एक गोल आकार की चीज पानी में गिरी। टॉर्च की धीमी रोशनी में बलवंत गिरती चीज को सही से देख नहीं पाया। आवाज से ही वह बेहद डर गया था और कुछ समय के लिए उसने अपनी आंखें मूंद ली, और जब उसकी आंखें खुली
तब सामने का भयानक नज़ारा देख मौत की दहशत से उसकी रूह कांप गई, क्योंकि पानी में गिरी गोल आकार की चीज़ बिरजू का कटा सिर था और अब वह पानी पर तैर रहा था। कटे सिर की आंखें बलवंत पर ही टिकी थी, इसलिए बलवंत बिना पानी लिए ही कुएं से बाहर निकल गया। कुएं के बाहर बिरजू के शरीर के टुकड़े थे। वह देखने के बाद बलवंत ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। तभी उसके रास्ते में अचानक तृषा सामने आ गई। वही लाल खून से सनी सफेद साड़ी, खुले बाल, सर पर गहरा घाव जिससे अभी भी खून बह रहा था। बलवंत तृषा को चुड़ैल के रूप में देख कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कहकर गिड़गिड़ाने लगा। मौका देखकर बलवंत चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते हुए जीप तक पहुंचा। सरपंच भी जंगल में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उठ गया और जब बलवंत ने उसे तृषा के बारे में बताया तो पल भर में ही उसका पूरा नशा उतर गया और दोनों पैदल ही गांव की ओर भागने लगे। टॉर्च अब सरपंच के हाथ में थी और वह आगे और बलवंत पीछे पीछे भाग रहा था। अचानक सरपंच को लगा कि वह सिर्फ अकेला ही भाग रहा है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा तो बलवंत अब पीछे नहीं था। उसी वक्त पूरा जंगल बलवंत की चीख से गूंज उठा और सरपंच को एक आवाज़ सुनाई दी। सरपंच, तुझे इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। तेरे पाप के तराजू में पाप की गिनती बहुत ज़्यादा है। तुझे एक बुरी मौत मिलेगी। सरपंच अपनी जान मुट्ठी में लेकर गांव की ओर भाग रहा था। तभी तृषा उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसका वह भयानक रूप देखकर डर से सरपंच की घिघी बंद गई। मौत को सामने देख सरपंच और तेजी से भागने लगा। तृषा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी सरपंच अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने खून से सनी मिथिलेश की प्रेत आत्मा खड़ी थी। पीछे चुड़ैल और आगे मिथिलेश। अब सरपंच पर धीरे धीरे डर हावी होने लगा था। अति डर से उसकी मति भ्रमित हो चुकी थी। वह हंस भी रहा था और बीच बीच में रो भी रहा था, माफ़ी भी मांग रहा था, गाली भी दे रहा था। अगली सुबह गांव के लोगों को सरपंच कूड़ेदान पर बैठा मिला, जो वहां से कूड़ा करकट उठाकर खा रहा था। डर से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसके अपने घर वाले भी उसे घर में न रख सके और कुछ ही दिनों में कूड़ेदान पर ही गांव के भटकने वाले पागल कुत्तों से खाना छीनते वक्त हुई झड़प में कुत्तों के एक समूह ने उसे जिंदा फाड़ दिया। और यह था सरपंच के बुरे कर्मों का अंत। तृषा के कहने अनुसार वह एक बहुत बुरी मौत मरा। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मयंक एक इंटरनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर आने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पे रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो ये कोई साधारण चीज़ नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पारा ना रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे ज़ेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती ज़ेवरात छुपे हुए हैं। इस जमीन को खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते ही खोदते उसे जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं बल्कि उस सर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है।
उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहां उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वह सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उससे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उसके सर के पास गया। वह सर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उस शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस स्कूल में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है जिसकी वजह से लोग स्कूल में जाने से डरते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए नहीं जाने देते। आज हम इस कहानी में आपको स्कूल के बारे में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लोग इतने भयभीत हैं और अंदर जाने से डरते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक स्कूल है। इस जिले में एक अनवरगंज स्थित बंगला नंबर 128 में एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें 2 कमरे, 3 शिक्षक और लगभग 10 बच्चे थे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने के कारण इस स्कूल से एक शिक्षक का ट्रांसफर भी कर दिया गया था, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वालों की संख्या कम और शिक्षक ज्यादा थे, इसलिए एक का ट्रांसफर कर दिया गया। तभी स्कूल की दूसरी शिक्षिका ने बताया कि कुछ साल पहले स्कूल के एक कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ दिनों बाद ही स्कूल के कुछ बच्चे भी बीमार हो गए, जिनमें से एक छात्र की मौत भी हो गई। लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस स्कूल में शायद किसी आत्मा का वास है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है। धीरे धीरे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। गांव के सभी लोग दहशत में आ गए, यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया और गांव के लोग भी उस स्कूल में नहीं जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि आज से लगभग 6 साल पहले इस स्कूल में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन स्कूल के कर्मचारी की पत्नी ने कमरे में फांसी लगा ली थी, जिसकी वजह से सन 2014 में स्कूल में एक साथ 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। तभी स्कूल के एक बच्चे ने बताया कि उसने किसी औरत को लाल साड़ी में कुर्सी पर बैठे हुए देखा है। इसी के चलते छात्र बहुत डर गया।
जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने इस औरत को देखा है जो पहले मर चुके हैं। वहीं पर बंगला नंबर 128 के निवासी ने बताया कि आत्मा आज भी स्कूल में मौजूद है। आत्मा को भगाने के लिए स्कूल में हवन भी करवाया गया और तांत्रिकों को बुलाकर आत्मा को भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आत्मा अभी भी उसी कमरे में अपना ठिकाना बनाए हुए है। वहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि शाम होते ही आहट सुनाई देने लगती है, कभी रोने की तो कभी गुनगुनाने की। वह महिला अभी भी लाल साड़ी में स्कूल के अंदर जाते हुए लोगों को नजर आती है, जिसे देखकर लोग और भी भयभीत हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस स्कूल के आसपास कहीं रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। भूता पागल खाना। अविनाश जिस हॉस्पिटल में काम करता था उस पर किसी रईस आदमी ने केस कर दिया था और अब वो हॉस्पिटल बंद होने की वजह से अविनाश नई नौकरी की तलाश कर रहा था। वो ये बात जानता था कि उस केस की वजह से उसे नई नौकरी मिलने में तकलीफ होगी। रात को सोने से पहले जब उसने अपना लैपटॉप खोला तो उसे एक ईमेल आया हुआ था। दुर्गावती मेंटल हॉस्पिटल ने डॉक्टर की एक पोस्ट के लिए उसे आमंत्रित किया गया है। उसने उस मेल की प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख ली। अपना ज़रूरी सामान एक बैग में भर के जाने के लिए तैयारी कर ली। अगली सुबह वह उस पते पर जा पहुंचा। हॉस्पिटल के बंद गेट के पास जाकर उसने आवाज़ लगाई, वॉचमैन वॉचमैन, कोई है क्या वहाँ? पर उसे अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर खुद ही गेट खोलकर अविनाश अंदर गया। तभी हॉस्पिटल में से भागते हुए एक आदमी बाहर आया और बोला, चुन्नी लाल, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? अविनाश को कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने पीछे देखने लगा कि कहीं वो आदमी किसी और से बात तो नहीं कर रहा है। इतने में ही वो आदमी उसके बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ा हुआ और फिर बोला, हरीलाल, मेरे समोसे कहाँ हैं? इस बात पर अविनाश ने उत्तर दिया, कौन से समोसे भैया? मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, समोसे बेचने नहीं। अविनाश की इस बात पर वह आदमी गुस्से में बोला, साले अपने मालिक से जुबान लड़ाता है। यह कहकर उसने अविनाश को एक कसके थप्पड़ लगा दिया। अविनाश सामान समेत जमीन पर गिर पड़ा। उसे दिन में तारे दिखने लगे। तभी हॉस्पिटल से 2 वार्ड बॉय और एक डॉक्टर दौड़ते हुए आए और उस आदमी को पकड़ के रखा। डॉक्टर ने अविनाश को उठने में मदद की और बोले कि ये एक पागल मरीज है, कभी कभी नज़र चुरा के भाग कर बाहर आता है। अविनाश कान के ऊपर हाथ रख के उस पागल की तरफ देखने लगा। जाते जाते उस पागल ने एक और धमकी दे दी, तू मिल मुझे, तुझे फ्रिज में ही बंद करता हूँ। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा, तुम अविनाश हो ना, जो यहाँ नए डॉक्टर की पोस्ट के लिए आए हो? अविनाश बोला, जी मैं वही हूँ, और उसने जेब से ईमेल का प्रिंट आउट निकाल कर दिखाया। डॉक्टर ने वो प्रिंट आउट लेते हुए कहा, मैं सीनियर डॉक्टर बनवारी हूँ। अविनाश, तुम अब से इन पागल मरीजों की आदत डाल लो। इसकी तरह और पागल हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं और तुम्हें उन्हें रोज़ देखना है। फिर डॉक्टर बनवारी अविनाश को उनके कैबिन लेकर गया और सारी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स जमा कर लिए। अविनाश को उसकी जिम्मेदारियां समझाने के बाद आखिर में उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि रात को हॉस्पिटल में कहीं पर भी अकेले मत घूमना, किसी डॉक्टर या वार्ड बॉय को अपने साथ में ज़रूर रखना। फिर अविनाश ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो डॉक्टर बोले, अब तुम्हें वार्ड बॉय वीरू बाकी सब कुछ समझा देगा। मेरे मरीजों को देखने का समय हो गया है। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। वार्ड बॉय वीरू अविनाश को हॉस्पिटल दिखाने ले गया। हॉस्पिटल देखते देखते अविनाश ने पूछा कि वो डॉक्टर बनवारी ऐसा क्यों बोल रहे थे, रात को हॉस्पिटल में अकेले मत घूमना। वीरू बोला, साहब, इस हॉस्पिटल में रात को पुराने मरे हुए मरीजों की आत्मा दिखती है। इस बात को सुनकर अविनाश की हंसी छूट गई। वह हंसते हुए बोला, वीरू भाई, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सिर्फ मन का वहम है। वीरू ने इस बात का जवाब सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान से दिया। सबसे परिचय होने के बाद शाम होते होते अविनाश हॉस्पिटल के सभी स्टाफ से घुल मिल सा गया। फिर रात का खाना खत्म करके अविनाश ने सीनियर डॉक्टर के साथ मरीजों के कमरे में एक राउंड लगाया। उसके बाद सभी डॉक्टर स्टाफ रूम में बैठे
कोई किताब पढ़ने लगा या कोई अपनी फाइल्स चेक करने लगा। उन्होंने अविनाश को भी अपने साथ बैठने के लिए कहा, पर अविनाश बोला, मैं यहीं पास में ही अपने कैबिन में हूँ, बैठकर कुछ पुरानी फाइल्स पढ़ लेता हूँ। ऐसा कहकर वो कैबिन में जाकर बैठा। दिन भर की भाग दौड़ से उसे नींद आ रही थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक छोटी सी झपकी ली जाए। उसने टेबल पर अपना सर रखा और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। तभी अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि दो लोगों ने पकड़कर उसके सर को टेबल पर दबा रखा है और उसकी सांसें उसके गले में अटक रही हो। वह अपने आप को खड़ा करने की कोशिश में हाथ पांव मारने लगा। तभी उसकी आंखें खुली और देखा तो उसके आसपास कोई नहीं है, पर किसी के होने का एहसास जरूर था। उसे अभी जो कुछ महसूस हुआ, उसे एक बुरा सपना मान लिया और कैबिन से बाहर चला गया। उसने सोचा कि थोड़ा ठंडा पानी मुंह पर मार के नींद को काबू में करना पड़ेगा, इसलिए वह बाथरूम में गया। वो आंखें बंद करके ठंडे पानी से मुंह धोने लगा और जब उसने आंखें खोली तब उसके बदन में डर से बिजली ही सी दौड़ गई, क्योंकि आईने में उसके पीछे एक आधा जला हुआ आदमी हवा में खड़ा था। अविनाश उसे देखकर इतना डर गया कि उसकी गीगी बंद हो गई थी। वो मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं पा रहा था। डर के मारे एक जगह जम सा गया था। अविनाश को फिर वही महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने जकड़ रखा हो। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उस जकड़ से खुद को आज़ाद कर लिया और दरवाजे को धकेलकर बाहर भागा। दौड़ते भागते वह स्टाफ रूम में पहुंचा, पर स्टाफ रूम एकदम खाली था। अविनाश वीरू को आवाज़ देते हुए सभी मरीजों के कमरे एक एक करके झांकने लगा, पर एक भी कमरे में ना कोई डॉक्टर था ना कोई मरीज। पूरे हॉस्पिटल में किसी कब्रिस्तान जैसा माहौल था। उसे इस बात पर यकीन करने में थोड़ी देर नहीं लगी कि हॉस्पिटल में सिर्फ वो अकेला है। डर से वह थर थर कांपने लगा और वैसे ही गिरते पड़ते चीखते चिल्लाते वो हॉस्पिटल से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। भागते भागते अविनाश की नज़र उसकी खुद की कैबिन के कांच से अंदर बैठे एक चेहरे पर पड़ी और उसको देखते ही डर और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी होती गई, क्योंकि कैबिन में अविनाश की लाश टेबल पर सर टिकाकर पड़ी थी। उसकी मौत कुछ देर पहले ही हो चुकी थी।